साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। आज हम चारों लोग जुड़े हैं आपके साथ में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए। अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। समय बचाने के लिए आप इस वीडियो को 1.5x मोड में लगा सकते हो और जितनी बातें हम बताएंगे उसको नोट करिएगा। आखिरकार ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है? अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आज हम बताएंगे आपको बैंकिंग की तैयारी करनी कैसे है, वैकेंसी कितनी आती है, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ किस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वांट में क्या सिलेबस है, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है और जीए में क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबके वेलकम कमेंट्स लेते हैं। भाई मैं क्वांट पढ़ाता हूं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और सर जीए पढ़ाते हैं। तो सबके पहले वेलकम कमेंट्स। अर्पित सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जैसा भी सर ने कहा कि आज हम इस वीडियो पे ये जानने वाले हैं कि 2026 के एग्जाम्स की तैयारी हम कैसे करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं कि हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें सही अवेयरनेस नहीं होती। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं जो न केवल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आपके ओवरऑल सिलेक्शन की जर्नी को काफी आसान कर रहा होगा। संतोष सर। चाहे रिपीटर्स हो पिछले 1 या 2 साल से जिन्होंने कोशिश कर रखी है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर बिगिनर ही क्यों ना हो जो अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, उनके लिए बैंकिंग का एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सिलेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं। आपको सिंपल मतलब नौकरी बहुत जल्दी मिलती है दूसरे किसी भी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। और चाहे आपके कोई भी बैंक के एग्जामिनेशन हो, IBPS हो, SBI हो, RBI हो, इंश्योरेंस हो, सारे एग्जामिनेशंस की एक जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस से लेकर के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन से लेकर के हर एक चीज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इंग्लिश का भी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम करेंगे कि कैसे इंग्लिश को इंप्रूव करना है। स्पेशली बहुत सारे लोग जो रीजनल मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा। और चलते हैं विवेक सर के पास जीए के लिए। ये सर, वैसे सर लोगों ने तो सारी बातें बता दी। मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या भविष्य में सपना देख रहे हैं कि आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इस एक वीडियो के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। राइट फ्रॉम द जीरो टू हीरो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है सर। तो साथियों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अब आपको इसकी वैल्यू समझ आ रही होगी। तो शुरुआत करते हैं। देखो, आप लोगों ने अगर बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी है या शुरू नहीं भी करी है तो मैं आपको बताता हूं कि बैंक एग्जाम में इकलौता ऐसा एग्जाम है जो अपना कैलेंडर जनवरी में रिलीज करता है और उसी कैलेंडर के हिसाब से वो एग्जाम को प्लान करता है। इस साल का भी कैलेंडर हमारे पास है, यानी कि इस साल की भी एग्जाम डेट्स हमारे सामने है। वो कौन कौन सी डेट्स हैं? देखो, अभी आरबीआई असिस्टेंट तो चल रहा है बच्चों, तो इसको तो फिलहाल आप स्किप कर दो। बट शुरुआत होगी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसका प्री एग्जामिनेशन 1 अगस्त और 2 अगस्त को होगा। और इसी का मेंस एग्जामिनेशन 12 सितंबर को टेंटेटिव है बच्चों। एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं, इसका प्री एग्जामिनेशन 27 सितंबर और 3 अक्टूबर को टेंटेटिव है। ये दोनों एग्जाम की जो डेट शीट है ना वो टेंटेटिव है। आपको पता होगा कि ये जो दोनों एग्जाम्स है इसका कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं होता, तो ये टेंटेटिव है। और मेंस एग्जाम्स टेंटेटिव है हमारा 7 नवंबर 2026 को। ये वाले जो एग्जाम्स हैं हमारे इधर वाले आईबीपीएस के, ये वाली डेट्स हमारे पास ऑफिशियली आउट है। ये 2 डेट्स टेंटेटिव है, ये ऑफिशियली आउट है। तो इसके बाद आप ये समझ लीजिए अगस्त महीने में हमारे 2 एग्जाम होंगे, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 22 और 23 अगस्त को होगा। मेंस एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को है। अच्छी बात पता है इस बार क्या रखी गई है? आईबीपीएस क्लर्क, जिसमें लास्ट ईयर काफी सारी वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी अभी वो भी बताएंगे। प्री एग्जामिनेशन अक्टूबर में है और मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में है बच्चों। यानी अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत समय मिल रहा है। लास्ट ईयर अगर मैं बताऊं तो इसका मेंस एग्जामिनेशन आपका नवंबर में ही हो गया था बच्चों। तो इस बार 1 महीने आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो अच्छे से तैयारी करोगे तो नौकरी निकाल सकते हो। ग्रामीण बैंक की बात करूं, इसका प्री एग्जामिनेशन 21 और 22 नवंबर को होगा, मेंस एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को। और आरआरबी क्लर्क, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, इसका प्री एग्जामिनेशन 6, 12, 13 दिसंबर को और मेंस एग्जामिनेशन 30 जनवरी को। मैं हट जाता हूं, सारी की सारी डेट शीट को आप नोट कर लीजिए, फिर अर्पित सर आपको बताएंगे कि किस एग्जाम में लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी और इस साल कितनी आ सकती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
अर्पित सर लीजिए। थैंक यू। तो आपने आई गेस ये देख लिया कि एग्जाम कब कब होने वाले हैं। अब एक बार बात करते हैं कि वैकेंसीज का ट्रेंड क्या है। देखिए, मैं अगर लास्ट के 2 साल का ट्रेंड देखूंगा तो हमने 30,000+ वैकेंसीज तो देखी ही देखी है। और अगर आप लास्ट ईयर का थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे, एसबीआई पीओ के अंदर लगभग 541 वैकेंसीज, एसबीआई क्लर्क के अंदर लगभग जो है वो 6,500 वैकेंसीज, आरआरबी पीओ के अंदर लगभग 13,500 वैकेंसीज, आईबीपीएस पीओ के अंदर 5,000 वैकेंसी, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 15,000 वैकेंसी। इसकी काउंटिंग देखिए, नियर 41,000 वैकेंसी। और यहां पे भी खत्म नहीं हुआ। जब आप एलआईसी देखते हैं 350 वैकेंसी, एनआईएसीएल एओ 550 वैकेंसी, ओआईसीएल 500 और ओआईसीएल एओ की 200 वैकेंसी, टोटल लगभग 1,600 वैकेंसी। कहने का मतलब क्या है, मैं जब इन कोर एग्जाम्स को देखता हूं जिनके नोटिफिकेशन तो आएंगे ही आएंगे, और अभी इनिशियल लेवल पे जितने भी एग्जाम एक्सपर्ट अगर मैं कहूं कि यूट्यूब के अंदर हैं जो डीप नॉलेज रखते हैं, उनने इस चीज को कर दिया है क्लेम कि हां सर 40+ वैकेंसी, 40,000 से ज्यादा वैकेंसी हमें इस साल भी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा चाहे मैं एनआईसीएल असिस्टेंट की बात करूं, यूआईसीएल असिस्टेंट की बात करूं, ओआईसीएल असिस्टेंट की बात करूं, इन तीनों फॉर्मेट के मैं एओ के एग्जाम्स की बात करूं, आपको याद होगा लास्ट ईयर एलआईसीडब्ल्यूओ था। इस बार हायर चांसेस है कि हमें एलआईसी असिस्टेंट की बंपर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कारण यह है कि लास्ट के 2-3 साल से हमने एलआईसी का नोटिफिकेशन असिस्टेंट का नहीं देखा था, एडीओ का नहीं देखा था। इस साल यह वैकेंसी भी अलाइंड है। तो कहने का मतलब यह है, अपॉर्चुनिटी आपके पास कम नहीं है, भर भर के हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंशली कितना बेसिक पढ़ेंगे, कैसे आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, आप जितना डिले करेंगे नुकसान आपको उतना ज्यादा होने वाला है। तो मैं फिर कहूंगा, वैकेंसीज का ट्रेंड इस बार इससे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि प्री और मेंस का सिलेबस क्या है। बुलाते हैं हम संतोष सर को और जानेंगे कि प्री का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होने वाला है। सर थैंक यू अर्पित सर। देखिए, इस वीडियो में आपने यहां तक तो जान लिया कि वैकेंसीज का ट्रेंड जो है वो क्या रहने वाला है, इस बार कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। और याद रखिएगा कि किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है एग्जाम पैटर्न। कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, चाहे आप रिपीटर्स ही क्यों ना हो, आप बिगिनर्स या फिर फ्रेशर ही क्यों ना हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एक बार हम लोग एग्जाम का पैटर्न जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पीछे हाँ, ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आप यहां पे देखें कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, देखो ये दो बहुत बड़े एग्जामिनेशन हैं जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पे एस्पायर करते हैं। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, है ना। इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 30 है और 20 मिनट है। और मैथ्स और रीजनिंग जो है वो उसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के भी हैं और 20 मिनट्स में आपको इनको इंडिविजुअली आपको यहां पे कंप्लीट करना है। मतलब कि आप ये देख सकते हो इसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है और 60 मिनट्स में आपको इनको कंप्लीट करना है। और इंडिविजुअल भी टाइमिंग इसमें दी हुई रहती है आपको। ठीक है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात हम करें, लास्ट अगर हम देखें 2 साल से तो ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, ये आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज का यहां पे वेटेज जो है वो काफी बढ़ा दिया गया है। इसमें 40 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में दिए जा रहे हैं, 40 मार्क्स के, और 20 मिनट में आपको इसको करना है। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इन दोनों के जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और पूरा जो पैटर्न है वो बाकी सारे एग्जामिनेशंस के कंपैरेटिवली इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। 30 क्वेश्चंस दोनों में है, 30 मार्क्स दोनों में, लेकिन समय वही है, 20 मिनट में आपको करना है। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको यहां पे लगने हैं। आरआरबी पी और क्लर्क मेंस की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा ये एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। वो इंग्लिश जो है वो ये सोचते हैं कि जितना दूर रहना है उतना पसंद करें। तो ऐसे वो सारे के सारे ग्रामीण एरिया के बच्चे या फिर रीजनल मीडियम के जो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर इंग्लिश थोड़ा सा दूर रहे, उनके लिए ये आरआरबी बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स लेकर के आता है। क्योंकि प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होती, मैथ्स और रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 40 मार्क्स के। मैथ्स आपका 20 मिनट में करना होता है और रीजनिंग आपको 25 मिनट में करनी होती है। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स और 45 मिनट में करना होता है। बाकी उसके बाद बचा आईबीपीएस पीओ का पैटर्न, इसमें भी आपका सेम ही है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स में करना है
और 20 मिनट है। मैथ्स और रीजनिंग भी 35-35 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो देखो थोड़ा सा मार्क्स में वेटेज कम है कि मैथ्स में 30 मार्क्स आपके हैं और रीजनिंग में 5 एक्स्ट्रा मार्क्स आपके आ जाते हैं, जबकि सारा का सारा मिनट का जो खेल है वो बिल्कुल सेम है, 1 घंटे का ही प्रीलिम्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है, अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अब बारी आपकी आती है मेंस एग्जामिनेशंस की। तो मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सर विवेक सर, आप एक बार आइए और थोड़ा सा मेंस एग्जाम को यहां पे बताइए कि किस तरीके से मेंस एग्जामिनेशंस में पैटर्न होता है। बिल्कुल सर जी। तो देखिए फ्रेंड्स, सर ने अभी आपको लोगों को प्रीलिम्स के बारे में बताया और प्रीलिम्स में बैंक में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैंक का जो एग्जामिनेशन होता है, अगर मैं ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और अगर वो पीओ का पेपर है यानी कि ऑफिसर लेवल का अगर वो पेपर हो रहा है तो वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर वो क्लर्कल लेवल का पेपर है तो प्रीलिम्स, मेंस के बाद फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होता है जिसमें आपको रीजन लैंग्वेज चाहिए होती है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन वहां से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेंस की तरफ और देखते हैं यहां पर मेंस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहली चीज, सब्जेक्ट्स को समझिएगा। देखिए, बैंक एग्जाम्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स है वो आपको लगभग सभी में सेम ही देखने को मिलते हैं और सिलेबस भी ऑलमोस्ट 99% सबका सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको एक ऐसा एग्जाम देखने को मिलता है जिसमें आप एक सिंगल प्रिपरेशन से अगर राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आप मतलब बैक टू बैक, जब कहते हैं ना, जब बैंक वाले एस्पिरेंट्स का जब एग्जाम निकलना शुरू होता है ना, बैक टू बैक एग्जाम निकलता है कि यार बंदा 6-8 महीने से लगा हुआ था, कोई एग्जाम नहीं निकला, फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ भी निकला, आईबीपीएस क्लर्क भी निकला, उसका आरआरबी में भी हो गया, अरे सर उसने एसबीआई दिया तो उसका एसबीआई में भी हो गया, ऐसा आपको सुनने को मिलता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है और जो सिलेबस की जो सिमिलरिटी है वो काफी ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेंस की तरफ एक बार देखते हैं। अरे सबसे पहले यहां पर आरआरबी, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और पीओ का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन मेंस का पैटर्न। इसमें अगर आप देखें तो मेंस में देखिए, प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर और साथ ही साथ आपको जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन कह रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आरआरबी के सेक्शन में आप जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसा अभी आपको संतोष सर ने भी बताया कि जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं या फिर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वो एक ऐसा एग्जामिनेशन सर्च आउट करें कि बैंक में जाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश किए बिना ही निकल के उनका बैंक में सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए आरआरबी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और साल का सबसे आखिरी में पेपर यही आपका होता है, जैसा कि अभी सर ने आपको डेट्स भी बताया था। इसके अलावा एक सेक्शन आपका और एड ऑन हो जाता है फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस का। चलिए मैं आपको मार्क्स और वेटेज बताता हूं। रीजनिंग की अगर बात करें फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का आपको वेटेज देखने को मिलता है, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करें, 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का आपको वेटेज देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आरआरबी आपको एक ऐसा एग्जामिनेशन देखने को मिलता है और इंश्योरेंस के कुछ एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर एड ऑन होता है। अदरवाइज एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, वहां पर कंप्यूटर नहीं आता है। आरआरबी में आपको कंप्यूटर प्लस हिंदी का एडिशनल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। मेंस में ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप में से जो बच्चे आरआरबी के लिए कवर अप करना चाहते हैं वो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। और न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो यहां पर आप थोड़ा नोटिस करके चलिएगा, रीजनिंग और क्वांट में 40 क्वेश्चंस हैं लेकिन मार्क्स का वेटेज इनका 50-50 है, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। ये फ्रेंड्स आपका आरआरबी के लिए है। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आईबीपीएस की तरफ। यहां पर आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन में आईबीपीएस क्लर्क के अंदर क्या सिनेरियो है, तो यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। एक चीज यहां पर नोटिस करिएगा, अभी लास्ट 2 ईयर से अगर आप देखें तो यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ है और जी का जो सेक्शन है क्लर्क में, वहां पर 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो वेटेज यहां पर बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ रीजनिंग में अगर आप देखें 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो पैटर्न आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए, कहां से आता कितना मार्क्स का है, सो दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है, बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाते हैं। चलिए, सबसे बड़े एग्जामिनेशंस में से अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क मेंस को भी अगर आप देखें, जिसको बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हो, नियर अगर हम देखें सबसे क्लोज में या सबसे पास में जो हमारे पास वैकेंसी आने वाली होगी, उसमें एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क ही हमें सबसे पहले देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स,
और रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और टोटल 2 आवर्स 40 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी आपको देखने को मिलेगी, तो सेशन में बिल्कुल बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको देख सकें। अब मैं आपको बता देता हूं एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न। ये वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में से आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरुण सर बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, मतलब एसबीआई पीओ में क्वांट मतलब एसबीआई वो स्टार्टिंग चार्ज वो जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों आइए, चलो बैठा हुआ था ना मैं, तो काफी देर से सर पढ़ा रहे थे। चलिए, तो एसबीआई पीओ मेंस भाई देखो, सबसे पहला मेंस इस बार एसबीआई पीओ मेंस होगा, जिसमें रीजनिंग के हमारे 40 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर होगा। डीआई के हमारे मतलब मेंस में क्वांट के 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और 60 नंबर है। सबसे बड़ा वेटेज भाई जीए का है, हालांकि सर आपने मुझे दे दिया बताने के लिए। तो जीए का भैया 60 क्वेश्चन 60 नंबर है और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है और 20 नंबर है। एसबीआई वालों मैं बता दूं, आप इंग्लिश ना अगर मेंस में छोड़ के भी आओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्री में इस बार इंग्लिश बहुत है। तो आप सोचो कि कितना बैलेंस किया है उसने। मेंस में 20 नंबर कर दिया और एसबीआई पीओ प्री में 40 मार्क्स का इंग्लिश है सर। तो प्रैक्टिकली इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो कि इस पहले आखिरी में होती थी, इस बार शुरू में ही है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो एसबीआई पीओ आपके लिए है ही नहीं, समझो, क्योंकि प्री में बहुत बड़ा वेटेज है सर आपके लिए। आगे बात करता हूं सर मैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी है इसमें भाई, वो भी देख लो एक बार। क्या नाम है इसका अलावा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अलावा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा आपको इसमें 30 मिनट का, जिसमें 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। एक डिस्क्रिप्टिव आपका क्या है इसमें, एसे राइटिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का, लेटर राइटिंग का, ठीक है जी। इसी तरीके से आईबीपीएस पीओ मेंस का भी देख लो भाई लोगों। ये देखो आईबीपीएस पीओ मेंस का अगर मैं पैटर्न आपको बताऊं तो क्या पैटर्न है आईबीपीएस पीओ मेंस का। देखो इसमें क्या है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आता है। जैसे रीजनिंग है, सेक्शन ए 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी 1 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चन, 60 नंबर हो गया रीजनिंग का, ठीक है। उसी तरीके से आपका जीए में भी क्या होगा, सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 15 सवाल है, सेक्शन बी में 1 मार्क्स के 20 सवाल है, 50 नंबर का ये हो गया। इंग्लिश में भी 2 मार्क्स के 5 सवाल है और 1 नंबर के 30 है, मतलब 35 सवाल 40 मार्क्स के। क्वांट में सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, यानी कि 35 नंबर 50 मार्क्स के। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहना और लिखते रहना। तो आप लोगों ने ये देखा कि प्री और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चाहे आप देखोगे कि आईबीपीएस के एग्जाम हो या आरआरबी के एग्जाम हो या फिर एसबीआई के हो, यार पैटर्न सेम है। यही रीजन है कि किसी बच्चे के एक एग्जाम निकलते हैं, किसी के 5 निकल जाते हैं, क्योंकि उसको यह पता चल चुका है कि यार एक सिलेबस है और मल्टीपल एग्जाम, सिंगल प्रिपरेशन में सारे एग्जाम तैयार होते हैं। अब बात आती है कि वो सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वांट का सिलेबस बताता हूं। क्वांट का सिलेबस भाई ये है, इसको भी मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि आपके लिए समझना बहुत सरल हो जाए। अब देखिए, अगर आप बैंकिंग की मैथ्स पढ़ रहे हो, बैंकिंग की मैथ्स को तैयार कर रहे हो, तो उसको 3 हिस्सों में तोड़ो। पहला हिस्सा होता है बच्चों स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स का जो वेटेज है क्लर्क एग्जामिनेशन में वो 10 से 15 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आप पीओ की परीक्षा दोगे तो 5 से 10 नंबर का वेटेज है स्पीड मैथ्स का। मैं आपको मार्क्स के साथ बता रहा हूं कितना कितना वेटेज है। दूसरा सेगमेंट मैंने बांटा है बैंक एग्जाम का डीआई। डीआई में क्लर्क में 5 से 10 नंबर का वेटेज है और पीओ में यही 10 से 15 का वेटेज हो गया। और तीसरा सेगमेंट है अर्थमेटिक, यानी कि आप ये समझ लो बैंक एग्जाम में क्वांट की 3 किताबें या 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं या 3 आपकी ये मान लो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में क्लर्क में 10 से 15, पीओ में 10 से 12। अब आपके मन में सवाल होगा स्पीड मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं, डीआई के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं और अर्थमेटिक के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं। तो आइए जानते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले अगर मैं बताऊं स्पीड मैथ्स के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज मिसिंग, नंबर सीरीज रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम को भी मैंने इसी के अंदर काउंट कर दिया, ठीक है। हालांकि इन 2 को आप अर्थमेटिक में भी डाल सकते हो, बट मैंने उसको इसी में काउंट करा है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये चैप्टर हमारे स्पीड मैथ्स के अंदर आ जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं नंबर सिस्टम को मैंने क्यों डाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी यहां यूज होती है, नंबर सिस्टम में सर्च सिंथेसिस यहां यूज होती है। तो बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम के अंदर जो यहां यूज होती है, इसीलिए मैंने उसको यहां एड ऑन कर दिया। तो आप नोट कर लीजिएगा कि स्पीड मैथ्स के ना ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं सर, ठीक है।
दूसरा सेगमेंट आता है सर हमारे पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है। तो अर्थमेटिक में हमारे ये चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए। शुरुआत परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन, मेंसुरेशन, एरिया पैरामीटर, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर है जिन पर सवाल मिलेगा आपको, प्री हो चाहे मेंस हो। ऐसा नहीं है कि प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है। ये एक ऐसा सिलेबस है जिन पर सवाल प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। प्री में डिफिकल्टी लेवल कम होता है और मेंस में वही चीजें आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर मैं DI की बात करूं तो इतने तरह की DI है जो प्री और मेंस में आती है। ये वाली जो DI है मेरे दोस्तों, ये वाली जो DI है, अगर आप देखोगे इधर इधर आपकी प्री की DI है, मेंस एग्जामिनेशन में इस तरह की DI और ऐड हो जाती है। प्री में बात करूं मैं, टेबुलर हो गया, मिसिंग हो गया, बार हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, कुमुलेटिव, मिक्स्ड या फिर कॉम्बिनेशन, केसलेट DI, टेबुलर, वेन डायग्राम, रेडार ग्राफ और वेरिएबल, ये हमारे प्री में आते हैं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो PO हो। जब आप मेंस में DI देखते हो तो ये तो आता ही आता है, प्लस आपको अर्थमेटिक बेस्ड DI पढ़नी होती है, कैंडल बेस्ड DI हो गई, फ्लो चार्ट, फनल चार्ट, लॉजिकल हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ट्री चार्ट हो गया, कुछ क्रिकेट के ऊपर DI बना दी, बबल चार्ट, वॉफेल चार्ट, स्कैटर बेस्ड DI, डोनट चार्ट हो गया, पुली चार्ट, IBPS PO मेंस में आया था इस साल, नंबर सीरीज पे DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे DI, नंबर सिस्टम पे DI। तो जब आप मेंस में जाते हो तो इस तरह की DI आपकी और एड ऑन हो जाती है। आगे चलता हूं बच्चों अगर मैं, तो ये मेरा क्वांट का सिलेबस है। मेरे हिसाब से क्वांट में क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले आप करो बच्चों स्पीड मैथ्स। सबसे पहले आप क्या करो, स्पीड मैथ्स का एक टाइम बनाओ कि सर स्पीड मैथ्स को करने में कितने दिन लगेंगे, आप मुझसे पूछो। मैं कहूंगा 20 से 25 दिन में आपका स्पीड मैथ्स खत्म हो जाता है। आप क्या करो, मेरा कोई भी फाउंडेशन बैच है, चाहे वो नीव 2026 से आरंभ है, जो भी फाउंडेशन बैच है, 20 से 25 दिन का टाइम लगाओ, वीडियो को उठाओ, देखो, 20 से 25 दिन में खत्म करो। दूसरे नंबर पे आप क्या करो, अर्थमेटिक शुरू कर दो। अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक को करने में आपको जो दिन लगेंगे मेरे हिसाब से वो मान के चलो मोटा मोटा 2 महीना, 60 डेज। क्योंकि आप ये समझ लो कि 15 चैप्टर, एक चैप्टर को 4 दिन में भी खत्म करोगे। मैं बिगनर के हिसाब से बता रहा हूं 60 दिन। और तीसरा आता है DI। DI को करने में आपको हार्डली 20 दिन। तो आप देखोगे कि 20 और 40 मोटा मोटा 100 दिन आप ये मान के चलो कि अगर आप कंसिस्टेंट हो 3 महीने आपका सिलेबस खत्म हो जाए। 3 महीने अगर आप क्वांट को रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट ये रेगुलर में बात कर रहा हूं। आप इसके लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कोई बैच पकड़ो, ये यूट्यूब पे मत इधर उधर भटको। ट्रस्ट मी गाइस, आज के टाइम में पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा समय बच्चों। क्योंकि पैसा जो आज आपके पास नहीं है कल वो आ जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन जो 1 साल में हो सकता था अगर वो 2 साल में हो रहा है तो सोचिए कि आप 1 साल का पैसा खराब कर रहे हो। मैं हमेशा लोगों को यह बोलता हूं कि जिस चीज के लिए जितनी जरूरत है उतने समय में अगर वो नहीं निकल रही है तो कमी हमारे में है सर। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही कि आपको क्लैरिटी देना कि सर ये 100 दिन का सिलेबस है। 100 दिन एक बार लग के देखिए, आप ये कहोगे 101वें दिन में कि यार मेरा तो क्वांट बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये नहीं कि मैं एक चैप्टर यूट्यूब से कर लूं, ये कर लूं, वो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम कैसे लोग हैं, पढ़ाई के मामलों में हम कहते हैं कि यार ये फ्री में मिल जाए। यही चीज अगर किसी और चीज की बात करूं, अभी धुरंधर मूवी आई सर, लाइन लगी हुई थी। सोचिए, धुरंधर मूवी आई तो लाइन लगी हुई थी टिकटों की, क्योंकि लोगों को मजा दे रहा था वो। यहां लोगों को मजा नहीं, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर सिलेक्शन हो गया सर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीमियम टिकट खरीदेंगे, पैसे आएंगे, लाइफ में स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो बाकी मैंने क्वांट का आपको बता दिया। कॉल आपकी। अब इंग्लिश का संतोष सर बताएंगे सिलेबस क्या होता है और पढ़ना कैसे। तो संतोष सर, ओवर टू यू। विवेक सर डरा दिए एकदम। हाँ, अच्छा, तो अभी हम लोग सर वो वाला दीजिए, हम लोग इंग्लिश की तरफ आते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत बिल्कुल इसी लाइन से हम करेंगे कि एक बात बहुत प्यारी लगी। टीचर है ना, एजुकेटर है, तो जबान से कौन सा सेंटेंस कब निकल जाए और कुछ कितना बढ़िया लग जाए कुछ पता नहीं। धुरंधर मूवी के लिए टिकटों की लाइंस जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। सोचो,
और यहां पे हम आपके करियर को बनाने के लिए, हम आपके बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए चीजों को बोल रहे हैं, और वहां पे शायद जो है वो लोग सीरियस ही नहीं हो पा रहे हैं ना। तो बहुत जरूरी है उसको नीचे से, बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो मैथ्स का तो हो गया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश का क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंग्लिश के हम टॉपिक्स जो है ना, क्या सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, उसको जानेंगे कि सिलेबस में है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जनरली लगभग 3 साल पहले मैं इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा लेट के, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता था, लास्ट की तरफ लाता था, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि नहीं, लास्ट ईयर से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले रखा जाए। क्यों? अभी मैं जब इसके स्ट्रैटेजी की बात करूंगा कि आपको करना कैसे है, तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन। अब इस एरर डिटेक्शन में आपकी सारी की सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, सारा का सारा इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे? एरर डिटेक्शन, जो हमारे जितने भी टाइप्स के एरर डिटेक्शन है, जैसे अगर हम बात करें सिंगल, आपका एक ही सेंटेंस को 4 सेंटेंस में, 4 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद आपको एरर फाइंड आउट करना है, वो भी इंक्लूड है। सेंटेंस बेस्ड जो आपके एरर डिटेक्शन होते हैं वो भी है। मल्टीपल जो आते हैं, मतलब एक ही आपके क्वेश्चन में 2 कोई पार्ट्स आपके जो है वो एरर होंगे, वो भी इसमें पूछा जाएगा। एक जो न्यू पैटर्न्स आपको पूछा जाता है प्री और मेंस, मतलब जनरली मेंस में आपको पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर नहीं है, बाकी तीनों पार्ट्स में एरर होंगे, कौन सा एरर फ्री पार्ट होगा, ये भी आपको एरर डिटेक्शन पूछा जाता है। तो इस तरीके का सारा पैटर्न है। फ्रेज रिप्लेसमेंट है। प्री की अगर हम फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करें तो पूरे सेंटेंस का सिर्फ कोई एक पार्ट हाईलाइट होता है, लेकिन अगर मेंस में बात करें तो एक ही सेंटेंस के 2 अलग अलग पार्ट हाईलाइटेड होंगे, 3 पार्ट हाईलाइटेड होंगे, ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, पैरा जंबल्स है, क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉलम बेस्ड आपके फिलर्स हैं जो मेंस में जनरली आते हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स है, स्टार्टर्स है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, वर्ड यूसेज है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब जैसे देखिए इंग्लिश का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ जा रहा है। जैसे कि ये ईडियम और पैटर्न, ईडियम्स और फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा लास्ट के 2 साल मेंस में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब के ऊपर। 5-5 क्वेश्चंस अगर हम बात करें 2024 के भी एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा पूछा गया था, और 2025 के ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेंस के एग्जामिनेशंस में ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में ब्लैंक्स वगैरह है, और आपको बताना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब वहां पे जो है वो वहां पे आएगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। कुछ मेंस के एग्जामिनेशन में सिचुएशन बेस्ड भी आपको पूछा जाता है। सर ये सिचुएशन बेस्ड क्या है? सिचुएशन बेस्ड ये है कि कोई भी एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा, कोई भी एक सिचुएशन, या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ करके आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या पता चल रहा है, या इस एटमॉस्फेयर के बारे में क्या पता चल रहा है। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने के बाद उसके बाद आपको जो है वो बताना है। तो लास्ट में आपको 5 वर्ड्स दिए रहेंगे, उनमें से आपको चूज करना है। ये सिर्फ मेंस में आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन ये भी आपको सिर्फ मेंस में आता है, जिसको पैरा कंप्लीशन भी जाना जाता है। पैराग्राफ कंप्लीशन का मतलब एक पूरा पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। उस पैराग्राफ में या तो स्टार्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर बीच वाली लाइन कोई ब्लैंक होगी, या फिर लास्ट में कोई एक ब्लैंक आपको दिया रहेगा। पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये मेंस है। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस पूरा का पूरा यही है, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 6 आपके सेक्शंस पूछे जाते हैं। जो हमने ये पूरा का पूरा भी लिया ना, जितने भी आप यहां पे देख पा रहे हो, उनमें से अगर हम प्री की बात करते हैं तो मैक्सिमम 6 सेक्शंस होते हैं। लेकिन जब मेंस की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, पीओ की अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा सेक्शन होता है, फॉर्मेट थोड़े से आपके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इसी के अंदर आपको यहां पे आता है। पिछले अगर हम कुछ सालों के मेंस की बात करें तो वोकैब बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन कैसे पूछे जाते हैं? डायरेक्ट नहीं पूछे जाते कि फाइंड द सिनोनिम, फाइंड द एंटोनिम, नहीं, पेयर हमेशा पूछा जाता है कि 4 वर्ड्स लिखा गया है या फिर 5 वर्ड्स दिया गया है, आपको बोला जाएगा कि पेयर ऑफ सिनोनिम्स कौन सा है आप चूज करिए, पेयर ऑफ एंटोनिम्स कौन सा है आप चूज करिए, इस तरीके के सेंटेंसेस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, है ना। ये जो वर्ड रिप्लेसमेंट है इसकी शुरुआत सबसे पहले एसबीआई क्लर्क ने की थी। वर्ड रिप्लेसमेंट आप देखिएगा कि जितने भी ट्रेंड जो चेंजेस आपके होते हैं वो हमेशा एसबीआई से शुरू होते हैं, और उसके बाद लोग उसे जो है फॉलो करते हैं, आईबीपीएस जो उसके बाद सारे के सारे एग्जामिनिंग बॉडी जो भी है।
तो ये रहा पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस और इसी में सारा का सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। मैं आपके साथ अभी आपको एक्चुअली ये बता रहा हूं कि इंग्लिश में आपको जनरली स्टार्ट आपको करना कैसे है। देखिए, इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंग्वेज। बस सारा का सारा खेल इसी के ऊपर है, सारा का सारा खेल इसी के ऊपर है, ठीक है। लैंग्वेज आपने देखा बहुत बड़ा एक जो चेंज है वो ये देखा कि जब आपने मैथ्स के सारे टॉपिक्स देखे मैथ्स के, तो मैथ्स के जो टॉपिक्स थे एग्जाम में भी वही आते हैं, ठीक है। जब आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स देखिएगा तो आपको लगेगा कि रीजनिंग के सारे टॉपिक्स भी वही आते हैं। मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए डायरेक्ट हम मैथ्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए रीजनिंग के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंग्लिश के जो टॉपिक आपने यहां पे देखा ना, इंग्लिश का जो टॉपिक आपने देखा, इसको पढ़ने से पहले प्रॉब्लम ये होती है कि इसको पढ़ने से पहले हमें ग्रामर थोड़ा सा यहां पे रीड आउट करना पड़ता है और यहां आकर के खेल थोड़ा सा अलग हो जाता है। ग्रामर पढ़ना पड़ता है और ठीक है। और याद रखिएगा ग्रामर में भी पूरा डीप डाउन नहीं जाना है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करना होता है। ग्रामर पूरा का पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको थोड़ा सा हमें कवर करना है, ठीक है। जो टेंस है उसको हमें थोड़ा कवर करना है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको यहां पे पढ़ने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस। जैसे हम इसको कवर करते हैं, इसको कवर करने के बाद जाकर के उन टॉपिक्स को हमको स्टार्ट करना होता है प्रिपरेशन। तो ये जो टाइम है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है अगर हम बाकी दूसरे सारे सब्जेक्ट से कंपेरिजन करें तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये तो इससे तो होकर के आपको गुजरना ही है, आपको ये तो कंप्लीट करना ही करना है। साथ में डे 1 से याद रखिएगा, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए डे 1 से, बिल्कुल जिस दिन आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइम पे भी देख रहे हैं, उस टाइम के बाद से आपका ये रेगुलर 45 मिनट की एक्टिविटी होनी चाहिए, रीडिंग प्लस वोकैब, है ना। रीडिंग प्लस वोकैब, इसके ऊपर आपको लगभग 45 मिनट आपको एक दिन में आपको यहां पे इन्वेस्ट करने हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैं आज चैलेंज कर रहा हूं और मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने ये डेली रीडिंग की हैबिट बना ली, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं बनती है, ठीक है, काफी मुश्किल है। मतलब स्टार्ट में हम लोग करते तो हैं, लेकिन फिर वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो नहीं हो पाती है। लेकिन याद रखिएगा, सही प्रिपरेशन यही है कि ये सारा का सारा सब कुछ वन टाइम है। एक बार आपने ग्रामर खत्म किया, बस हो गया, ठीक है। एक बार आपने वो सारे के सारे टॉपिक सिलेबस खत्म की, हो गया। लेकिन ये जो है वो वन टाइम नहीं है, ये आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। आपको हर दिन 45 मिनट ये करना है, ये ध्यान रखिएगा। हर दिन आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, ग्रामर आपने एक बार कंप्लीट की, बात खत्म। आपने वो सारे टॉपिक्स एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी आपकी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, खत्म। लेकिन अब उसके बाद प्रैक्टिस करिए। इसको क्या करना है, वो डेली प्रैक्टिस करना है, एवरीडे। आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर यहां पे ले सकते हैं, द हिंदू आ रहा है, द मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करिए। लेकिन 45 मिनट आपको डेली का डेली आपको रीडिंग करनी है, चाहे आप स्टार्ट नॉवेल से कर रहे हैं, कोई मैगजीन से कर रहे हैं, स्टोरी बुक से कर रहे हैं, कुछ भी हो। ये जो हैबिट है ये आपको बहुत फायदा दिलाएगी, ये बात आप जान रखिएगा। चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे फिर रिपीटर्स हो, और उसके साथ साथ ये सारी की सारी प्रैक्टिस, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ये तो हमने इंग्लिश की बात बता दी। अब उसके बाद एक जो प्रीलिम्स का और सब्जेक्ट बचता है रीजनिंग, उसके लिए भी अर्पित सर जो है वो बिल्कुल सर तैयार है। सर रीजनिंग के लिए जो कि बहुत स्कोरिंग माना जाता है, तो एक बार अर्पित सर से जानते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत डिटेल किया है इंग्लिश को, और मुझे लगता है हर वो बच्चा, चाहे बिगनर हो, रिपीटर हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी एग्जैक्ट क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग अब के टाइम पे लास्ट के 1.5 साल के आप पैटर्न को देखें, एसबीआई पीओ ने क्या किया। एसबीआई पीओ का एक तो पैटर्न चेंज हुआ, रिकॉर्ड पहली बार 30 क्वेश्चन में से 30 मार्क्स में से 25-26 मार्क्स सिटिंग और पजल आई है। सिटिंग और पजल का वेटेज पहले भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अब जब से एसबीआई पीओ का पैटर्न चेंज हुआ है, हम ये अजम्पशन लगा पाते हैं कि एटलीस्ट अगर जहां पे 15 से 18 नंबर सिटिंग पजल है, हो सकता है वो वेटेज एटलीस्ट 20-22 तो होगा, और दिख भी रहा है कि हाँ 22 नंबर है, 23 नंबर, 24 नंबर है। तो अब अगर मैं रीजनिंग को बाइफरकेट करता हूं, लेट्स सपोज 35 क्वेश्चन में से, तो मैं कहता हूं कि 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पजल मिलेंगी और 15 क्वेश्चन हमें जो है वो मिसलेनियस टॉपिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसमें? अगर मैं यहां पे टॉपिक वाइज जाऊं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा वेटेज है, एटलीस्ट 5 नंबर तो मिलता ही मिलता है प्री के अंदर। देन इनइक्वालिटी सिलॉग, अब पहले ये क्या होता था, कोई एक सब्जेक्ट आ गया, 5 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, 5 जो है वो कंप्लीट टॉपिक मिल गए। अभी या तो मान लीजिए इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन ऑर्डर रैंकिंग। ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है। और जब मैं यहां पे लेट सपोज ऑर्डर रैंकिंग बात कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई यहां पे केवल रैंक पजल,
रैंक पजल मतलब क्या? ऐसे 6 लोग हैं जिनकी हाइट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनकी वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, एज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये टॉपिक फिलहाल एग्जाम में 100% पूछ रहा है। तो अगर आप इतने भी टॉपिक को इन डेप्थ कवर कर लेंगे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, पैटर्न समझ जाएंगे, तो आपका एग्जाम का वेटेज जो 15 नंबर का है, आराम से आप 12+ तो कर ही पाएंगे। सेकंड, जिसको मैं बिल्कुल, अभी देखिए मैं सेक्शन को ही मैंने अलग कर दिया। मैं कहता हूं कि एक सेक्शन अब मिसलेनियस पार्ट हो गया, जैसे अर्थमेटिक होता है, और एक सेक्शन आपका सिटिंग और पजल हो गया। सिटिंग और पजल का वेटेज इसलिए हाई है क्योंकि अब आप देखिए कि किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे आपका बीआईपीओ हो, पीओ लेवल का एग्जाम हो, क्लरिकल लेवल एग्जाम हो, एओ लेवल एग्जाम हो, असिस्टेंट लेवल एग्जाम हो, आपको सभी तरीके से, मैं कहूं बॉक्स पजल हो गया, मंथ पजल हो गया, मंथ प्लस डेट पजल हो गया, डे पजल हो गया, ईयर पजल हो गया, मंथ प्लस ईयर हो गया, डे प्लस ईयर हो गया। इसके बाद अगर हम जाएंगे देन फ्लोर का जो है वो कॉन्सेप्ट, फ्लोर के साथ फ्लैट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं जाऊं सीक्वेंस बेस्ड पजल, जिसको हम टैबुलर पजल बोलते हैं। देन हम एज बेस्ड पजल यहां पे कह रहे होते हैं, डेजिग्नेशन पजल यहां पे आ गई, और इन सभी का एक अनसर्टेन पैटर्न है और एक मिसिंग पैटर्न है। बेसिकली अनसर्टेन जो है वो सिटिंग में आता है, और मिसिंग जो पैटर्न है वो पजल में आता है कि हाँ यार मुझे बॉक्स में ना पता ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। डेजिग्नेशन में मैं नहीं जान पा रहा हूं कि हालांकि ये जो एन नंबर ऑफ सिचुएशन होती है ये बेसिकली पीओ एग्जाम में होती है, क्लरिकल में मतलब फिर भी इतना लेवल नहीं आता। बट आपको समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट इतनी पजल का बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ना केवल आना चाहिए, आपके पास एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, आपने प्रैक्टिस करी हो, ताकि अगर एग्जामिनर कैसा भी घुमाए आपको थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं आइडिया लग जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं सिटिंग की, सिटिंग बेसिकली एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, फिर हम कहते हैं पैरेलल रो अरेंजमेंट हो गया, फिर स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया, फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं अनसर्टेन अरेंजमेंट हो गया, और इसके साथ साथ ट्रायंगुलर पैटर्न, पेंटागन पैटर्न, हेक्सागन पैटर्न, हेप्टागन पैटर्न। हालांकि इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा पीओ लेवल एग्जाम में होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम इतने टॉपिक भी समझ जाएंगे, तो जितने नोटिफिकेशंस की हमने बात की, चाहे पीओ लेवल हो, क्लरिकल लेवल हो, इजियर पैटर्न के क्वेश्चंस आप, चूंकि मैंने कहा कि इस बीआईपीओ के 30 में से 25-26 नंबर मार्क्स जो है आए हैं, मैं कहता हूं वो पैटर्न नहीं जो है वो रिपीट होगा, लेकिन अब 35 नंबर के पेपर में आपको 20 मार्क्स का वेटेज दिमाग में लेके चलना है। और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 25 मार्क्स, फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आपको सिटिंग पजल लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सिटिंग पजल बहुत टफ नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपने डे पजल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मंडे टू संडे के कॉन्सेप्ट में क्या क्या सवाल कैसे पूछ सकता है, कहां क्या घुमा सकता है, डॉट पॉइंट की शुरुआत कहां से कर सकता है। अगर आपको इसका आइडिया हो जाएगा, आप आराम से रीजनिंग में एक डिसेंट मार्क्स, और मैं आपको बताऊं हमने अर्लियर जो सिलेक्शन देखे हैं, अर्लियर जो हमने जो है वो क्या कहते हैं लोगों को बैंक पे पहुंचते देखा है, भाई आरआरबीस के अंदर, मैं प्री की बात छोड़ दो यार, मेंस में बच्चों के स्कोर 35+ गए हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी अगर आप जो है वो रीजनिंग के अंदर अपनाते हैं, आप अच्छे मार्क्स, डिसेंट मार्क्स एटलीस्ट अपने सिलेक्शन के लिए जरूर जो है वो कर पाएंगे। बात करते हैं अब जीए में कि जीए के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप जीए में डिसेंट मार्क्स गेन करेंगे। विवेक सर। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों को एक बढ़िया फीलिंग आने लगी होगी कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो अब निकल ही जाएगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से आपने सारा सिलेबस देख लिया। सेम सिलेबस आपका मेंस में भी काम आने वाला है, लेकिन मेंस में आपको एक और सब्जेक्ट आपका जुड़ते हुए देखने को मिलेगा, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, अब मैं यहां पर जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताने से पहले कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जिसके बिना जो है इसकी शुरुआत नहीं हो सकती इस साल की। फिलहाल लास्ट ईयर से फ्रेंड्स पहले क्या एक सिनेरियो देखने को मिलता है, एक ट्रेंड क्या देखने को मिलता था कि बच्चे प्रीलिम्स का पेपर दे देते थे, और प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद आराम से जीए पढ़ते ही नहीं थे, आराम से रिलैक्स करते, क्या करंट अफेयर्स वगैरह बाद में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होता था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था और मेंस के लिए उनको आराम से 20 से 25 दिन का समय या ऑलमोस्ट महीने भर का समय मिलता था। तो ज्यादातर ऐसा होता था कि अगर आपके पास महीने भर का समय है तो आप इधर उधर मैराथन करके, ये करके, इधर उधर करके किसी तरीके से चीजें मैनेज कर लेते थे कि आपका थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई में रिदम अच्छा है तो आप स्कोर कर लेते थे। बट लास्ट ईयर फ्रेंड्स बहुत धोखा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, और ये एक एग्जाम में नहीं, आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में लगातार बैक टू बैक देखा गया है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है वो पर्टिकुलर मेन से हार्डली 8 से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप शुरुआत से जनरल अवेयरनेस को नहीं पढ़ रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन शुरुआत से आप नहीं कर रहे हैं, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका एक बार प्रीलिम्स निकल जाए
और फिर उसके बाद अगर आप जीए को कवर अप करना चाहेंगे तो 10 दिन में फ्रेंड्स नहीं हो पाने वाला। तो बच्चों के अचानक प्रीलिम्स निकल के बोल रहे हैं सर 10 दिन बचा, सर अब क्या करें मेंस के लिए? तो बस वही है, मैराथन वगैरह कर लो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा कुछ ऑप्शन बचता नहीं, वो रेस्क्यू मिशन वाला सिस्टम बचता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, इस साल आप अगर बैंक एग्जाम में वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी इज ओनली अ क्वालिफाइंग राउंड, प्रीलिम्स का एक भी नंबर नहीं जोड़ने वाला, और वहां से आप एक केवल क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचते हैं। लेकिन मेंस का जो मार्क्स होता है और जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स है, अगर पीओ का पेपर है, तो ये जो कंबाइंड मार्क्स बनते हैं, इससे मेरिट बनती है, और उसी से जो फाइनल कट ऑफ बनती है, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आप किस बैंक में जाके नौकरी करेंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप मेंस में कितना अच्छा कर रहे हैं, और मेंस में वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा। इससे मेरे से क्वांट वाले सर, रीजनिंग वाले सर और इंग्लिश वाले सर सभी लोग एग्री करेंगे आई थिंक। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स क्या क्या सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में काफी वास्ट सब्जेक्ट है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा सेक्शन वाइज डिवाइड करके एक बार स्ट्रैटेजी अगर हम समझेंगे तो ये हम इसको इजीली तरीके से कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, सबसे पहले यहां पर आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन देखने को मिलता है, बैंकिंग अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके है और फाइनेंशियल अवेयरनेस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कौन सा पोर्शन किस तरीके से, कहां से क्वेश्चंस की पिकिंग होती है और किस किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, अगर आप एक बिगिनर है, प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंक की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका अप्रोच ये होना चाहिए, एक बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि भाई आरबी क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, एनपीए क्या होता है। इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आप एक बेसिक बैंकिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आप पीओ के लिए या फिर फाइनली बैंक में काम करते हैं, तो आपको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लिया। लेकिन फ्रेंड्स, ब्यूटी इस टॉपिक की ये है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते नहीं। स्टैटिक बैंकिंग से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हार्डली 2 से 3-4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको रियलिटी यहां पर बता रहा हूं, 2 से 3-4 नंबर मैक्सिमम, इससे ज्यादा यहां आता नहीं। लेकिन ये आपके कितने काम का है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, दूसरा यहां पर सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का। फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या होता है, आरबी से जुड़ी हुई न्यूज, बैंक से जुड़ी हुई न्यूज, इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज, है ना, इस तरीके से नाबार्ड कुछ कर रहा है, सीबी कुछ अपडेट लेके आ रहा है, या आरबी का कुछ सर्कुलर आ रहा है, वो जो सारे टॉपिक्स हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पीओ लेवल की मैं बात करूं तो पीओ लेवल में आराम से आपको 10 से 12 नंबर, समटाइम्स 15 नंबर तक के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाते हैं। और एसबीआई पीओ जैसा एग्जाम है तो 25 से 30-35 नंबर तक के क्वेश्चन आउट ऑफ 60 यहां से पूछे गए हैं। ये टॉपिक पर आप तभी आप समझ सकते हैं फाइनेंस की न्यूज, जब आपके पास स्टैटिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग को कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये न्यूज में आपका जीरो है, ये सेक्शन आपका जीरो, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं पता। सो सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहना चाहिए, सबसे पहले हम बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते चलेंगे। बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, साथ ही साथ उसके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस आप धीरे धीरे अपडेट पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो बैंक के एग्जामिनेशंस के अंदर 70 से 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रेंड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहूं तो करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर्स में वो करंट अफेयर्स पूछा जाता है जो ज्यादातर कहीं ना कहीं जनरलाइज सेगमेंट में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, नेशनल जो है न्यूज आपकी चले, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स वगैरह के सेक्शन हो गए, इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गए, इंडेक्सेस हो गई, रैंक्स हो गए। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स यहां पर आपको करने को देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आपने इंग्लिश के में संतोष सर आपको बता रहे थे कि अगर इंग्लिश में अच्छा करना है ना तो आपको डेली बेसिस पर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। 45 मिनट्स का सर आपको टाइम बता रहे थे कि उतना आपको करना पड़ेगा। इन द सिमिलर वे अगर आप जीए के सेक्शन में अच्छा करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप एक वाकई में रियल एस्पिरेंट और आपका काम घर वालों ने केवल यही कह रखा कि भाई तुमको केवल तैयारी करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर एंड इफ यू वांट टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जनरल अवेयरनेस में ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब मैं बात करूंगा एक पोर्शन हमारे पास फ्रेंड्स और होता है, एक सेक्शन स्टैटिक जीके का। कहने को तो स्टैटिक जीके ये भी करंट से लिंक करके आता है, जिसमें यूनेस्को की साइट्स हो गई, इसके अलावा रैमसर साइट्स हो गई, इसके अलावा अगर आप देखें कैपिटल एंड करेंसी का टॉपिक हो गया, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल पार्क का टॉपिक है तो लिस्ट निकाला 200 नेशनल पार्क रटने लगे, कोई मतलब नहीं। वो नेशनल पार्क जो कहीं ना कहीं न्यूज में बने हुए हैं, या वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहीं ना कहीं न्यूज में बना हुआ है, या वो देश जैसे भी गल्फ रीजन में वॉर चल रही मिडिल ईस्ट के अंदर, वो कंट्रीज न्यूज में बने हुए हैं, तो उनकी कैपिटल करेंसी हो गई, या फिर पर्टिकुलर वो नेशनल पार्क हो गए। इस तरीके के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं।
जब आप बात करते हैं फ्रेंड्स क्लर्क के एग्जामिनेशन की, स्पेशली मैं अगर आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी के एग्जामिनेशन में क्लर्क लेवल पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बनते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट फ्रेंड्स स्टार्टिंग से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बेसिस पर, अगर आप रेगुलर बेसिस पर केवल सेशंस कवर, करंट अफेयर्स वगैरह के इसके कवर अप करते रहेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा आप स्कोर करेंगे ना, वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर करेंगे और ये फाइनल मेरिट में भी आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ जब आप फाइनली इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो इंटरव्यू में भी ये सब्जेक्ट काफी आपको हेल्प करने वाला, और फिर बाद में बैंक में नौकरी करने लगेंगे, बैंकर बन जाएंगे, तब तो ये बैंकिंग सेगमेंट, आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह ये सब तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये रही फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी। तो डेली बेसिस पर आपको चीजें कवर अप करना है, और कहते हैं ना तैयारी प्री की नहीं होती, तैयारी मेंस की होती, तो शुरुआत से ही मेंस के लिए आपको लगकर कवर अप करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। बाकी मैं अरुण सर को बुलाता हूं, अरुण सर कुछ आपको और बेहतरीन चीजें बताएंगे कि अब करना क्या है। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है भाई, प्लास्टिक की चेयर में बैठना बेकार है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वापस से। देखो आपने ना सारा सिलेबस जान लिया होगा कि किस एग्जाम का क्या सिलेबस है। अब जल्दी से मैं फटाफट से वीडियो को समराइज करके एंड करूंगा। बच्चों क्या है ना, सारा सिलेबस पढ़ने के लिए आपके मन में ही आ रहा होगा कि सर मैं कहां से पढ़ूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक हमारा फाउंडेशन बैच होता है, एक हमारा मेंस बैच होता है। इसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना, इन सबके भी हमारे बैचेस आएंगे। तो क्या बार बार पेमेंट करोगे? जवाब है ना। एक ऐसी चीज हम लोगों ने बनाई है कि बच्चे को ना बार बार पेमेंट ना करनी पड़े, सारे बैचेस उसको एक के अंदर मिल जाएं, और उस चीज का नाम है बच्चों बैंक महापैक 2026। बैंक महापैक 2026 क्या है? बेसिकली ये एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है सारे सब्जेक्ट का। आगे चल के इसमें हिंदी, कंप्यूटर, ये सब चीजें भी आपको इसी के अंदर मिल जाती है। क्या क्या मिल जाता है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ कोर्स, ई बुक्स का बंडल और इंटरव्यू बैचेस, सब कुछ आपको मिल जाता है बैंक महापैक 2026 के अंदर। मेरे दोस्तों इसका प्राइस 12 महीने का 1499 का पड़ेगा। आप इसमें जाएंगे, डिस्काउंट लगा देंगे तो आपको कितने का पड़ेगा? 1499 का। हमारा फाउंडेशन इसमें मिल जाता है जो कि खत्म ही होने वाला है, तो ये आपको मिल जाएगा पूरा बैच। इसके अलावा हमारा बच्चों आपको जो मेंस का बैच शुरू होगा, लक्ष्य, वो मिल जाएगा। इसके अलावा निर्माण, ये बैच अभी हमारा शुरू होने वाला है, तो ये भी आपको हमें जल्दी दिख जाएगा। इसकी जो भी लाइव क्लासेस होंगी निर्माण की, वो इसी के अंदर दिख जाएंगी। इसके अलावा अभ्यास रिपीटर बैच, अगर आप बिगनर हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। विजन अभी आरबीआई असिस्टेंट का बैच, वो भी मिल जाता है। मतलब सोचिए, टेस्ट सीरीज से लेकर पीडीएफ कोर्स हो गया, आपका किताबें हो गया, सब कुछ है। मतलब बैंक महापैक में बताऊं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि सर हमारे पास आपका बैंक महापैक था, इतना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 1500 रुपए में 1 साल का। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको, काफी इंपैक्टफुल और काफी हेल्पफुल है। जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं वो सारे आपको इसी के अंदर दिख जाते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए बैंक महापैक। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको क्या बैंक महापैक लेना चाहिए या फिर कुछ और लेना चाहिए? इसके लिए मैं बुलाऊंगा आरपी सर को। सर एक बार आ जाइए जरा और बच्चों को गाइड कीजिएगा। कोई एक सर्विसमैन है तो वो क्या करें? थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए हमारा एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। हमने लास्ट ईयर जब अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, उसके बाद हमने इस कैटेगरी को कैटर किया जिसको जनरली हमने देखा है कि कोई इस पे बात नहीं करता। और बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि हमारे जो एक सर्विसमैन सर लोग हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग हैं, इन्होंने न केवल हमारी गाइडेंस को समझा, जो हमने बैचेस के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो भी एक मेंटरशिप प्रोवाइड करी, उसके रिजल्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाऊं तो ये सर हमारे इस साल के बम्पर सिलेक्शन सर, ये आप देख पाएंगे, ये हमारे इस साल के बम्पर सिलेक्शन हमारे आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर जो है वो हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों के हुए हैं। और इस लेगेसी को कंटिन्यू हम लगातार कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारा निर्माण का बैच लॉन्च होने वाला है। हम निर्माण आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन के साथ हमारा पलटन आईबीपीएस जो है वो क्लर्क फाउंडेशन एक सर्विसमैन का लॉन्च होगा। निर्माण के बाद हमारा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन भी हम प्लान कर रहे हैं। हम इसका भी एक सर्विसमैन स्पेशल क्या कहते हैं आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन बैच हम प्लान करेंगे। इसके अलावा अर्लियर अगर आप बैचेस को देखेंगे तो ये हमारा आरबीआई का जवान एक सर्विसमैन बैच था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जैसे मैंने आपको बताया पलटन हमारा बैच चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं, योद्धा एक सर्विसमैन फाउंडेशन हमने इस साल लॉन्च किया था। और ये बिगनर जो भी एक बिल्कुल बेसिक से हमारे एक सर्विसमैन सर लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीओ को पढ़ना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस सर कि आप अलग अलग स्टडी करें, अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हमने सर एक स्पेशल पैकेज
एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक के नाम से लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए ही है। इसके अंदर सर केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के ही बैचेस जितने भी हम लॉन्च करेंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसमें अभी तक के जितने बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑन गोइंग सर बैचेस चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे वो सब आपको सुपर नायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आप सर 1 साल तक डिटेल अपनी स्टडी, न केवल क्लास, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा कंटेंट, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी, चाहे मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीए की समझाई गई है, आपने बहुत डिटेल समझा है और ये आपकी 2026 की प्रिपरेशन को बहुत हेल्प करेगा। आइए सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यार जितना भी हमने आपको यहाँ पे गाइड किया रिगार्डिंग, चाहे वो बैचेस हो, चाहे वो सिलेबस हो, अगर आप इस वीडियो को देख के समझ पाते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर पाते हैं, तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। सारी की सारी क्लासेस आपको बच्चों हमारी कहाँ मिल जाती हैं? वो मिल जाती है आपको हमारी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, एग्जाम ट्यून सर्च करेंगे, आपको हमारी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, उस पर ही हमारी क्लासेस होती है। बाकी इसी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 9, 10, 11 पे हमारी क्लासेस चल रही हैं आर्मी असिस्टेंट की। आप आइए, देखिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि यार सर लोगों की जो टीचिंग टेक्निक है वो कैसी है। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी सर आपके एंडिंग कमेंट्स। आइए सर, सब लोग आ जाइए। माइक को पकड़ने से डर लग रहा है, करंट लग रहा है बार बार। नहीं, तो बिल्कुल जुड़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि कोई आइडिया नहीं होगा। इस वीडियो को देखने से आपको एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आपका हो जाएगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर के आगे बढ़नी है। आपने सुना होगा कि शायद सर लोग, अर्पित सर, अरुण सर, जब शुरू में बात स्टार्ट कर रहे थे तो शायद इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर तो रहे हैं प्रिपरेशन, लेकिन उन्हें कुछ दिशा उन्हें पता नहीं चलती, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि महाभारत भी और आपने ज़रूर देखी होगी, उसमें पांडव और कौरव को भी आपने ज़रूर सुना होगा उनके बारे में कि मेंटोर पांडवों के भी थे और मेंटोर जो है वो कौरवों के भी थे, है ना। तो कौरवों के मेंटोर जो वो शकुनी जी थे, तो उनका क्या हालत हुआ आपको ही पता है, और पांडव के जो थे वो श्री कृष्ण थे, तो उनका क्या हालत हुआ ये आपको पता है। तो अच्छे मेंटोर हैं हम सब, ठीक है। तो प्लीज़ हमसे जब वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन 2026 की जो तमाम जितनी भी आपके एग्जामिनेशन है, उनको एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे ला करके। सर नहीं, बिल्कुल सर, मैं इसमें यही ऐड करूंगा कि ऑलरेडी हमने सब कुछ दे दिया है। हमने आपको डिटेल बता दिया 2026 में क्या क्या होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, और आपको एक सही दिशा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, हमने सर सभी कैटेगरी को भी कवर किया हुआ है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, सब कुछ हमने दे दिया सर। अब यहां से नेक्स्ट एफर्ट आपका है सर। हमने अर्लियर सिलेक्शन का डेटा भी देख लिया सर सभी कैटेगरीज में, और हम ये चाहेंगे सर कि 2026 में हम अपना रेशियो और बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन सर। और वो तभी होगा जब आप ना केवल अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे, आप अपने विजन के साथ आएंगे सर कि नहीं मैं हार्डवर्क करने को तैयार हूं सर, आप मुझे कंटेंट और क्लैरिटी दीजिए। यस, 2026 आपका सिलेक्शन ईयर जरूर होगा सर। मैं सर एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए आज तक जो करते आए हैं वही मिलेगा जो आज तक आपको मिला है। कुछ नया पाना है, कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको कुछ नया जो है सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी भी अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, 1-2 सेशन वगैरह देख लिए, इधर उधर कुछ कर लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा वहां से पढ़ लिया, आपको लगता है काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। वो बात अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रही है तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको रियलाइज होगी, जब एग्जाम के नोटिफिकेशंस पास आ जाएंगे, पेपर पास में आ जाएंगे, लगेगा यार पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन कुछ आ नहीं रहा अंदर। तो अभी से लग जाइए, और कहते हैं ना एक कमिटमेंट के साथ, है ना, आपके पास एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वो गोल आपका, आप अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है तैयारी कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए हो सकता है आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है किसी सिमरन से वादा करके आए हो कि सिलेक्शन हो गया तुम्हारे, अगर तुम्हारा हाथ मांगने आ जाएंगे तो घर वाले कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो कुछ ना कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सर बिना गोल के तो सर हवा में 3 मारना तो सर बेकार ही है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल मेहनत करिए, लगिए, हमारी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा आप लोगों के लिए। आप भी अपना 100% एफर्ट डालेंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट।